नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं सनशाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर संध्या मैम आज हमें बताएंगी महिलाओं से संबंधित बीमारियां और उसके उपचार। डॉक्टर संध्या मैम सनशाइन हॉस्पिटल में एक स्त्री और बांझपन और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। आइए जानते हैं इनसे बीमारियों के बारे में और उसके बचने के उपाय। मैम सबसे पहले हम आएंगे माहवारी के बारे में। हमारे दर्शकों को बताइए कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को क्या क्या समस्याएं होती हैं और हमें कब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब महिलाओं को जब महीना आता है तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो उनको पता नहीं होता है कि कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है। सबसे पहली चीज़ तो जब पहली बार जब मासिक धर्म शुरू होता है, परमिनार्की बोलते हैं उसका, अभी पहले 12 से 13 साल की उम्र में शुरू होता था। अभी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से समय से पहले शुरू हो जा रहा है, 9 साल 10 साल में शुरू हो जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो पहले अपने जो महिलाओं को मैं निवेदन करूँगी कि अपने बच्चों को इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दें, थोड़ा आगे से बता के रखें कि ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा 9 साल 10 साल अभी मैच्योर नहीं हुआ रहता और एकदम से पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो उनको पता नहीं होता है कि क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं, तो वो डर भी जाते हैं। तो पहले आपको काउंसलिंग करना है पेरेंट्स को बच्चों में शुरू होने के पहले। शुरुआत में क्या होता है कि जब महीना शुरू होता है तो कई बार क्या रहता है कि 1 महीने आएगा, फिर 6 महीने नहीं आएगा, फिर साल भर तक नहीं आएगा। कई बार आएगा तो महीने भर तक लगातार आता है, खून बंद ही नहीं होता। ऐसे में क्या खून की कमी होने की संभावना रहती है। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, पहली बार जब मासिक धर्म शुरू होता है तब में। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है और ज़्यादा हो रही है, नॉर्मली 3-4 दिन या 5 दिन में बंद हो जाती है, और अगर लग रहा है कि 5 दिन 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसके अलावा जो पैड जो यूज़ कर रहा है पेशेंट, एक दिन में 3 से ज़्यादा बार अगर कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार आके डॉक्टर का ओपिनियन ले, दिखाए उनको कि क्या कारण है, क्यों ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि ज़्यादा खून जाने से शरीर में उसका बुरा असर पड़ेगा, खून की कमी हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप आके दिखाना रहेगा। कई बार सोनोग्राफी वगैरह में बहुत बाद में पता चलता है कि कोई गठान है, तो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD की कंडीशन होती है जो यंग बच्चों में बहुत कॉमन है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से महीना रेगुलर नहीं रहता है। कई बार 6-6 महीने में नहीं आता है, 4-4 महीने में नहीं आता है, तो रुकता ही नहीं है महीने तक। तो ऐसे कंडीशन में इसमें जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अपन ने समय पर इलाज नहीं किया तो खून की कमी हो सकती है। अभी क्या बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बहुत कम है, तो उनकी वेट गेन बहुत जल्दी होता है, जंक फूड वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से हार्मोन्स चेंजेस जो हो रहे हैं, इसलिए उनको जल्दी एक तो उनका महीना शुरू हो जा रहा है। दूसरी वाला जो मैंने PCOD जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक कंडीशन है जिसमें हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से मासिक धर्म जो है वो इरेगुलर हो जाता है। तो कई बार क्या रहता है कि उनको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि नॉर्मल है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब हार्मोन्स एक बार इम्बैलेंस हुआ तो वो बढ़ता ही जाता है। तो समय से आके उसका अगर उपचार करें तो उसका इलाज संभव है। ठीक है ना। तो एक बार आके दिखाना, ओपिनियन लेना ज़रूरी है। उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। उनको लगे कि ठीक हो जाएगा वो नहीं करना है। आप आके ओपिनियन लो, दिखाएं, ठीक है, सब नॉर्मल है तो अच्छी बात है। कभी उसमें कोई खराबी निकलती है या उसमें कुछ गड़बड़ी निकलती है तो उसका इलाज अपन शुरुआत से कर सकते हैं, क्योंकि सब आपको पता है कि कोई भी बीमारी का अपन इलाज शुरुआत से करें तो उसका इलाज संभव है। अगर कोई चीज़ बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार ट्रीटमेंट जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही आप उस कंडीशन को समझें, एबनॉर्मलिटी को समझें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। तो वो आप आके दिखाएं और अपने हमारे हॉस्पिटल सनशाइन हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी है सोनोग्राफी वगैरह की, और यहाँ पे पूरे समय सोनोग्राफी वाले अवेलेबल रहते हैं। खून की जांचें वगैरह भी, पैथोलॉजी वगैरह भी है, तो कोई भी हार्मोनल टेस्ट और जो सोनोग्राफी अपने यहाँ पे होती है, यहाँ पे 10 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है, तो आप आके सोनोग्राफी करा सकते हैं यहाँ पे। मैम इस हॉस्पिटल में आयुष्मान की सुविधा है और महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए आयुष्मान में क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे आयुष्मान में ऑलमोस्ट सारी बीमारियां को उन्होंने कवर किया हुआ है और यहाँ पे प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी से लेके
आपके बच्चेदानी के ऑपरेशन और दूरबीन के ऑपरेशन, सारी बीमारियों को उनमें ऑपरेशन को उसमें कवर किया हुआ है और सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे जी। अच्छा मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेरेंट्स अपने बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो वो जल्दी कंसीव कर लेती हैं, तो जल्दी माँ बनना भी खतरा हो सकता है, थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें इस बारे में। हाँ जी, कम उम्र में अगर शादी होती है तो मरीज का जो शरीर है वो अभी तैयार नहीं होता प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि क्या होता है कि 18 साल 19 साल बहुत कम एज है जी। कम से कम उसको 20+ 20 साल से ज़्यादा वर्ष होना चाहिए उसको। और क्या होता है कि शुरुआत के समय वो खुद भी इमेच्योर है, वो कैसे एक बच्चे को कैरी कर सकती है। उसके अलावा खून की कमी वगैरह होने की चांसेस रहते हैं उसमें। उसके अलावा क्या कि शरीर भी कमज़ोर है, वो दर्द को सहने की क्षमता, ये सब चीज़ें भी कम रहती है। तो और उसके अलावा जो है हाइजीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम उम्र में, मैं बोल नहीं पा रही कैसे बताना। जी, आप उसको करिए ना, काट देंगे, वो एडिट हो जाएगा जी। फिर से रीस्टार्ट। हाँ, नहीं, आप जहाँ से छोड़ रहे हैं वहाँ से कर लीजिए। ठीक है। तो कम उम्र में माँ भी मैच्योर नहीं होती है, बच्चे को कैरी करने के लिए वो भी मैच्योर नहीं है, उम्र में वो संभाल नहीं पाती है और खून की कमी होने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट की मॉर्बिडिटी डिलीवरी के समय बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको एडवाइस करें कि थोड़े 20-22 साल के बाद ही वो अपना जो है प्रेगनेंसी प्लान करें जी। और अच्छा मैम, आपके हिसाब से सही एज क्या है लड़कियों की कंसीव की, माँ बनने की जो सही एज है वो क्या है? 20 साल से 30 साल के बीच में प्रेगनेंसी कंसीव करने का सही एज है, क्योंकि क्या होता है कि जितना लेट आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो, बच्चों में मंदबुद्धि होने की संभावना, बच्चों में एनॉमली होने की चांसेस, उसके अलावा प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो लेट एज में ज़्यादा होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की, बीपी बढ़ने के और आपके शुगर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो और प्रेगनेंसी का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी एज जैसे जैसे एडवांस होता है वो कम होते जाता है। तो आइडियल एज जो है 20 से 30 साल ही होना चाहिए, जब उस समय पेशेंट एक्टिव होता है, फिजिकली मेंटली तैयार रहता है प्रेगनेंसी के लिए, तो वही सही एज है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलावा कोई अलग कोई बीमारी जो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद मरीज के स्वास्थ्य को अगर असर करती है तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। जैसे खून की कमी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड शुगर का बढ़ना। कई बार क्या रहता है कि 9 महीने पेशेंट कहीं दिखाता ही नहीं, उनको ये लगता है कि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम होगा तो ही डॉक्टर को दिखाने, कोई सोनोग्राफी नहीं, कोई डॉक्टर को विजिटिंग नहीं। तो कई बार बीपी इतना, ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मरीज़ को झटके आने लगते हैं, मरीज़ की जान को खतरा हो सकता है। उसके अलावा जैसे पेशेंट ने सोनोग्राफी नहीं कराया, जो कई बार आवल जो है वो नीचे लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, ऐसे कंडीशन में समय से पहले खून जाने की संभावना रहती है। तो ये भी सब भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं कि अगर पेशेंट शुरुआत से चेकअप कराए, सोनोग्राफी कराए, तो पता होता है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को टाइमली अपन डिटेक्ट करके प्रॉपर हॉस्पिटलाइज करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा खून की कमी है तो अगर रेगुलर वो चेकअप कराती है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराती है, तो समय पर अपने को लगता है कि खून की व्यवस्था करनी है या उसको आयरन की दवाई या इंजेक्शन या बॉटल कुछ लगाना है जिससे खून का लेवल बढ़ जाए। क्योंकि हमारा यही मोटो है कि कम से कम महिला मृत्यु दर जो है कम से कम हो, स्पेशली प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि उस समय उनकी इम्यूनिटी पावर वैसी कम होती है, ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में, और दूसरी आपको बीपी, शुगर, एनीमिया जैसे ये रहेंगे तो चांसेस रहेंगे उनकी मॉर्बिडिटी बढ़ने की, उनकी जान को खतरा रहेगा। तो हम चाहेंगे कि वो समय से पहले आके इलाज कराए ताकि अपन कोई भी कॉम्प्लिकेशन को समय से पहले रोक सकें। उसके अलावा प्रीवियस सीजर रहता है, पहले की सर्जरीज रहती है, तो उसमें क्या होता है कि पहले उनको लगता है कि एक बार ऑपरेशन हुआ है तो सेकेंड टाइम भी ऑपरेशन ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले अपन कारण देखते हैं कि पहले ऑपरेशन क्यों हुआ है, डिलीवरी जो ऑपरेशन से होता है। तो कई बार क्या रहते हैं कि कुछ इंडिकेटेड कॉज होता है जो कुछ नॉन इंडिकेटेड कॉज है, मतलब इंडिकेटेड मतलब कि हर बार ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, जैसे पेशेंट की ऊंचाई कम है,
या कोई ऐसा फैक्टर जिससे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हर बार ऑपरेशन ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पहले का ऑपरेशन है और दोनों बच्चों की में अंतर अच्छा है, तो सेकंड नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पेशेंट को यही मिथ है कि एक बार सीज़र हुआ है तो सीज़र ही होगा, लेकिन ये है कि घर पे आपको दर्द नहीं देना है, घर पे ट्राई नहीं करना है, या आप जहाँ प्रॉपर फैसिलिटी हो ब्लड बैंक की और जहाँ पे पूरी सुविधा है ऑपरेशन की, भले आप वहाँ पे डिलीवरी भले नॉर्मल हो, लेकिन ये ना सोचें कि नॉर्मल नहीं हो सकता। नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन अंडर गाइडेंस प्रॉपर मेडिकल केयर के साथ में। तो वही है कि कई बार क्या रहता है कि पहले का ऑपरेशन है, पेशेंट ने घर पे ही दर्द तक इंतज़ार किया, कई बार टाँके फट जाते हैं, बच्चेदानी फट जाती है, तो वो क्रिटिकल लेवल ना आए, इसलिए हमको टाइमली हॉस्पिटल में आना है, टाइमली इलाज कराना है, ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अच्छा मैम, गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ एक कॉमन चीज़ माना गया है, तो प्रेगनेंसी और डायबिटीज़ का कनेक्शन क्या है आपस में? क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें जो मेटाबॉलिज्म जो बॉडी के अंदर अपन जो खाते हैं, जो बॉडी के अंदर यूटिलाइज होता है, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में चेंज हो जाता है। तो खान पान में थोड़ा अगर ध्यान रखें तो चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि क्या होता है लोगों को यही रहता है कि प्रेगनेंसी है तो ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, लड्डू भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, तो 2 लोगों का खाना है करके ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा इनटेक लोगे बॉडी को उतना मेटाबोलाइज करके उसको डाइजेस्ट भी करना है। तो वैसे ये सारी चीज़ें हार्मोनली रहते, जैसे ज़्यादा वेट है अगर पेशेंट का, या फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो चांसेस रहते हैं कि रिकरेंस होने का। लेकिन आप प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर चेकअप कराएं। कई बार शुगर आपने शुरुआत में चेक नहीं करा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद अगर आपने शुगर चेक करा है, तो उसमें क्या होता है बच्चे में और माँ में दोनों पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है हाई शुगर का। तो वही आके प्रॉपर उसका इलाज कराएं, शुगर चेक कराएं कि शुगर बढ़ा है, नॉर्मल है। अगर बढ़ा है तो उसको लाइटली ना ले, अपने आप ठीक नहीं होता है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इसको कंट्रोल करना पड़ेगा शुगर को। जी अच्छा मैम, बांझपन के बारे में बताइए, वो क्या है? और मान लो शादी के 1 साल तक अगर बिना प्रिकॉशन के पति पत्नी के बीच संबंध बन रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उसके लिए क्या इलाज किया जाए, या बांझपन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए डिटेल। आज के तारीख में, आज के समय में बांझपन एक बड़ा प्रॉब्लम, या अपन बोल सकते हैं कि बीमारी तो नहीं बोलेंगे, ये कि पेशेंट्स जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो गया, स्पेशली मेल में। क्या होता है कि पहले सबको ऐसा लगता है कि अगर पेशेंट अगर माँ नहीं बन पा रही है तो उसका कारण सिर्फ पेशेंट फीमेल महिला में ही है, जबकि अभी देखा गया है कि बहुत सारे कारण मेल फैक्टर में भी है। तो कई बार रहता है कि जो पुरुष हैं अपना इलाज नहीं कराते हैं, उनको लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरा फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल है, मैं नॉर्मल हूँ, तो मेरे को इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार देखा गया है कि आदमियों में ही प्रॉब्लम रहती है, कई बार महिलाओं में होता है। दोनों का आपस में इलाज अगर करें तो बांझपन जो है वो उसका इलाज पॉसिबल है। अगर 1 साल तक साथ में रहने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रसव नहीं ठहरता है, तो फिर आपके इलाज कराना ज़रूरी है। आप ये नहीं कि भगवान भरोसे छोड़ दो कि भगवान में किस्मत में होगा तो मतलब आपको प्रेगनेंसी होगी, ऐसा नहीं है। पहले अपन कारण समझेंगे कि बांझपन क्यों हो रहा है, कि मेल में क्या परेशानी है, क्योंकि शुक्राणु की कमी है, कि उसमें कई बार मोटिलिटी वगैरह कम होती है, तो दवाई से उसका इलाज संभव है। फीमेल्स में हम वो देखते हैं कि उसमें बच्चेदानी कैसी है, उसका साइज़ कैसा है, बच्चे अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। कई बार नली वगैरह भी बन रहती है, तो उसका नली खुली है, बंद है, अंडे बन रहे हैं कि नहीं, और वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही फिर प्रॉपर उसका अपन ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। और हमारे हॉस्पिटल सनशाइन में बांझपन का सारा इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ सोनोग्राफी, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच की पूरी व्यवस्था। उसके अलावा किसी की नली बंद है तो नली का भी चेक यहाँ पे करते हैं कि नली खुली है या बंद है, और अगर बंद रहती है तो उसका भी इलाज करते हैं। अगर सब कुछ अगर नॉर्मल है, कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं निकलता है, तो हम लोग उनको इलाज भी करते हैं, प्रेगनेंसी ठहरने में उनकी मदद करते हैं और दवाई एडवाइस करते हैं। कई बार क्या होता है कि दवाई से पेशेंट जो है उनको गर्भ नहीं रुक पाता है, तो उसमें एडवांस टेक्निक में जाते हैं कि IUI एक कंडीशन होती है, इसमें अपन आर्टिफिशियल स्पर्म इंजेक्शंस के थ्रू प्रेगनेंसी या गर्भ धारण करवाते हैं। और उसके अलावा अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि
अब पेशेंट जो है उसका इलाज नहीं हो पा रहा तो अपन टेस्ट ट्यूब बेबी को भी अपन एडवाइस करते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे इलाज की उसकी सुविधा अभी कुछ दिनों में वो भी शुरू होने वाली है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, इस सनशाइन हॉस्पिटल में स्त्रियों से संबंधित बीमारी, उनका इलाज, डिलीवरी और यहाँ पे जो ब्लड बैंक के बारे में आपने जो बताया, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर 24 घंटा अवेलेबल है। स्टाफ की अवेलेबिलिटी है। रात के पेशेंट 2 बजे भी आता है या रात के 4 बजे भी आता है तो हमारे पूरा बैकअप है यहाँ पे। इमरजेंसी आईसीयू, अपना डायलिसिस यूनिट, इवन राउंड द क्लॉक आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। इवन ब्लड बैंक भी, हमारे ब्लड बैंक के जो हमारे हॉस्पिटल से टाई अप है वो भी अवेलेबल है। कभी भी इमरजेंसी में अपने को ब्लड की ज़रूरत हो और पेशेंट के पास डोनर नहीं है तो भी ब्लड आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। और उसके अलावा कोई भी अगर ऑपरेशन इमरजेंसी में, दिन में तो हम रहते ही हैं, रात में कोई इमरजेंसी होती है, एम्बुलेंस कई बार पेशेंट नहीं आ पाता तो एम्बुलेंस भी जाती है, लेके आ जाती है पेशेंट को। और यहाँ पे पूरे समय ऑपरेशन की 24 घंटा व्यवस्था है यहाँ पे। इमरजेंसी सर्जरीज की फैसिलिटी है यहाँ पे। और इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ आयुष्मान कार्ड है अपने यहाँ पे, तो पेशेंट कई बार नॉन अफोर्डिंग हो तो ऐसा नहीं कि पेशेंट को लगे कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है तो कई बार डर के नहीं ज़्यादा खर्च को तो खर्च की डर से नहीं इलाज कराता है। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे पेशेंट का आयुष्मान कार्ड है, आपका ESI भी है यहाँ पे। उसके अंदर अगर पेशेंट का है आपका तो यहाँ पे इलाज उसका करते हैं। अच्छा मैम, सनशाइन हॉस्पिटल में ICU, NICU की सुविधाओं को लेकर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जैसे प्री मैच्योर बेबी होते हैं उन्हें खतरा है, और माँ को भी, माँ से भी मतलब डिलीवरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल में, सनशाइन हॉस्पिटल में उसकी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? बच्चे को अपने यहाँ NICU यूनिट है यहाँ पे। बच्चा प्री मैच्योर हो, कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को जॉन्डिस या पीलिया होने की संभावना रहती है, तो हमारे यहाँ फोटोथेरेपी मशीन है, यहाँ पे NICU फैसिलिटी है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बहुत क्रिटिकल हो तो ही हम रेफ़र करते हैं, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पूरी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। इवन हमारे पास पीडियाट्रिक वेंटिलेटर भी है कि अगर किसी बच्चों को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी है NICU में। और यहाँ पे फोटोथेरेपी की पूरी व्यवस्था है। और उसके अलावा अलग से नर्सिंग केयर और NICU केयर अलग से बना हुआ है जो सिर्फ बच्चों को ही केयर करते हैं, तो उसकी फैसिलिटी है अपने यहाँ। दूसरे उसके अलावा ICU बैकअप हमारा अच्छा है यहाँ पे। पेशेंट क्रिटिकल, जैसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, ICU फैसिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अपने को उसको स्पेशल केयर या इंटेंसिव केयर की रिक्वायरमेंट है तो ICU बैकअप है हमारे पास। और कई बार ऐसा होता है कि अपने ऑपरेशन की और एकदम पेशेंट क्रिटिकल हो गई तो पेशेंट को शिफ्ट ना करना पड़े, इसलिए अपन ने यहाँ पे बैकअप रखा है कि ताकि पेशेंट को अपने को पूरा इलाज अपने को करना है और इमरजेंसी आवर्स में कहीं अपने को रेफ़र ना करना पड़े। तो अपने यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है। ICU के अपने यहाँ 4 वेंटिलेटर है और अपने यहाँ ICU स्टाफ राउंड द क्लॉक वेल इक्विप्ड ICU है। इसके अलावा सिस्टर स्टाफ सारे वेल ट्रेंड हैं यहाँ पे, जो पेशेंट का ध्यान रख सके, पेशेंट का केयर कर सके, पूरी व्यवस्था है। जो भी पेशेंट कितना भी क्रिटिकल हो, हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा उसको 100% उसको मैनेज करें और उसको ठीक करके ही पेशेंट को डिस्चार्ज करें यहाँ से। अच्छा मैम, हमने देखा कई बार महिलाएं अपनी कंडीशन को अवॉइड करती हैं, उन्हें मतलब अपनी तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं घर परिवार की वजह से। प्रेगनेंसी रुकी भी है या नहीं वो कंफर्म नहीं होती है, उन्हें पता भी नहीं होता, और कई बार वो खुद से मेडिसिन लेकर खा लेती हैं और उन्हें जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा कि क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए उन्हें। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ऐसा देखा गया है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं। जी, कई बार वो शर्म के मारे भी नहीं जाती डॉक्टर के पास। घबराते, उनको लगता है कि हम तो मेडिकल से जाके सर्दी हुआ, मेडिकल से जाके दवाई खा लिया, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेडिकल वाला डॉक्टर सबसे बेस्ट है, ऐसा सोचती है वो। लेकिन क्या होता है कि हर बीमारी का अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग इलाज होता है, अलग दवाई होती है। कई बार क्या होता है कि सबसे कॉमन ये रहता है कि प्रेगनेंसी ठहर गई है, प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे किया उनने, मरीज ने खुद ही मेडिकल पे गया, बच्चा नहीं चाहिए, उनको बोले कि हमको दवाई चाहिए, वो दवाई दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं
वो हमको मालूम है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। भले आपको प्रेगनेंसी चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, या आपको अबॉर्शन कराना है या बच्चा रखना है, तो हर कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह लें। हर बीमारी के इलाज के लिए हम अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ अपने यहाँ पे राउंड द क्लॉक सोनोग्राफी मैंने बताया था कि अवेलेबल है। बिना सोनोग्राफी कई बार पेशेंट दवाई ले लेता है और प्रेगनेंसी कई बार नली में हो जाती है, कई बार नली फट जाती है, मरीज की जान को खतरा होता है। तो उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, उस चीज़ को उनको वो नहीं लेना है कि 2-4 दिन तो ऊपर हुआ, 1 हफ्ते ऊपर है, दवाई लेके खा लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आके डॉक्टर से सलाह लेके फिर ही दवाई लें। हम यही एडवाइस करेंगे कि प्रॉपर मेडिकल केयर के बाद ही कोई भी ट्रीटमेंट ले। डायरेक्टली जाके मेडिकल स्टोर से प्रॉब्लम बता के दवाई ना लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कराने के बाद कि क्या बीमारी है, क्या नई बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या नहीं लेना, वो एडवाइस करके ही लें, ताकि मरीज़ की जान को खतरा ना हो। मैम, वाइट डिस्चार्ज जो होता है महिलाओं में, ये कॉमन चीज़ है, ये ज़्यादा हो तो खतरा, और अगर ये होना ज़रूरी है या नहीं, थोड़ा सा बताइए। हाँ, सफ़ेद पानी 10 में से 9 लोगों को जाता है, ये नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन कब है? जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जाए, खुजली हो या जलन हो या फिर सूजन हो या संबंध बनाते समय खून जाए, ऐसा कंडीशन में अब वो सारी कंडीशन एबनॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको खुजली, जलन, दर्द, तकलीफ़ कुछ होती है, तो आके दिखाएं। कई बार क्या होता है कि 35 साल की उम्र के बाद में एक बार आके स्त्री रोग विशेषज्ञ को एक बार इंटरनल चेकअप या आके चेकअप कराएं। कई बार क्या छाले रहते हैं, कई बार क्या क्योंकि अल्सर रहता है, कई बार गठान रहती है, कई बार कहते हैं कैंसर होने की संभावना रहती है। क्योंकि सफ़ेद पानी अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो आके जाके वो छाले जो हैं वो कैंसर में बनने की संभावना होती है। तो कोई भी बीमारी का शुरुआत में अगर हमने इलाज कराया तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। कई बार कैंसर पेशेंट आता है और कैंसर है पता चलता है, और बहुत लेट अपने हमारे पास आता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो टाइमली आके दिखाए। एक टेस्ट होता है, पेप्समियर बोलते हैं, उसमें क्या होता है छाले के पानी से जांच लेते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं कि वो कैंसर का बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि उसमें कोई चेंज हो रहा है कि नहीं बच्चेदानी में। तो एक वैक्सीन भी है कैंसर की, जो आप जहाँ हाई रिस्क लगता है कि पेशेंट में छाले हैं या फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो उनमें हम वैक्सीन उनको एडवाइस करते हैं। उसके अलावा अगर जांच करने में ऐसा लगता है कि बच्चेदानी में कोई खराबी है, तो उनको फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया या उन्होंने उसको लाइटली लिया कि नहीं सफ़ेद पानी जाता है, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, तो नहीं। हर बीमारी का मैंने बोला ना इलाज संभव है। अगर वो समय से पेशेंट आता है, समय से इलाज लेता है, तो हर बीमारी का इलाज संभव है। लेकिन वही है कि आप आना है, दिखाना है, डरना नहीं है। क्योंकि पेशेंट डर के मारे कई बार नहीं आता है, कई उनको लगता है कि नहीं जाएंगे तो क्या लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। तो आप उसको शर्माएं नहीं, अपनी प्रॉब्लम को खुल के बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कि दवाई से ठीक हो जाएगा, कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो जब तक आएंगे नहीं तब तक इलाज संभव नहीं है। तो आना है, इलाज कराना है और ठीक होना है, स्वस्थ रहना है। तो ये थी सनशाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती, जिन्होंने हमें प्रसूति बांझपन के बारे में विस्तार से बताया और गर्भावस्था के दौरान हमें किन किन चीज़ों से सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं डॉक्टर संध्या चक्रवर्ती, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सनशाइन हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरे प्रेगनेंसी में कम से कम 9 बार आके दिखाएं। शुरुआत में 6 महीने तक हर महीने आप आके दिखाएं, उसके बाद हर 15-15 दिन में आके दिखाएं, आखिरी के 9 महीने में हर हफ्ते आके दिखाएं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी बीमारी शुरुआत में नहीं पकड़ में आती, बाद में पकड़ में आती है। तो आपको उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। आप रेगुलर आके चेकअप कराएं और अपना इलाज कराएं। क्योंकि अगर जब आप आएंगे, आपका इलाज कराएंगे, तो ही हम किसी कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। और इस हॉस्पिटल में जो सुविधा है उसका लाभ उठाएं सब। और हमारे अस्पताल में जो सारी सुविधाएं हैं, सोनोग्राफी की, ऑपरेशन की, डिलीवरी की,
उस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद।